नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में क्लास 8 के भूगोल को कंप्लीट डिस्कस किया जाएगा एक वीडियो में। जो क्लास 8 का ये भूगोल है, एनसीईआरटी का भूगोल है, जिसका नाम है संसाधन एवं विकास। इसमें टोटल 361 वन लाइनर प्रश्न और उत्तर हैं, जो आपके आगे आने वाले सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। अगर जो बच्चा बोर्ड दे रहा उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है, तो ये सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। इसे सभी लोग को देखना है। आप कोई भी एग्ज़ाम दीजिए, सबके लिए ये रामबाण सिद्ध होगा। और इसमें टोटल आपके 6 चैप्टर हैं, और इसमें जो चैप्टर है इसका नाम है संसाधन, भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति और वन जीवन संसाधन, खनिज और शक्ति संसाधन, कृषि, उद्योग, मानव संसाधन। तो टोटल आपके 6 चैप्टर हैं और क्वेश्चन की संख्या 361 है। इससे पहले अपने चैनल पर एनसीईआरटी के 6, 7 के वीडियो ज्योग्राफी का आ गया है। बहुत सारा वीडियो अपलोड हो चुका है, आप प्लेलिस्ट चेक कीजिए, आपको सारा वीडियो मिल जाएगा। इसका पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। सारी जानकारी आपको टेलीग्राम पर ही मिलेगा कि इसका पीडीएफ आपको कैसे प्रोवाइड करवाया जाएगा। आप वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, उसके बाद कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। ये क्लास 8 का बुक है, थोड़ा पेशेंस से देखिएगा। आप लोग को थोड़ा नया लगेगा, है ना, क्योंकि बहुत सी बातें इसमें क्या है, नया है, तो पेशेंस से देखिएगा। तो आइए देखते हैं पहला पॉइंट। वह वस्तु जिसका उपयोग आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जा सके क्या कहलाती है? तो संसाधन कहलाती है। संसाधन कहलाती है। किसी वस्तु की उपयोगिता क्या है? तो संसाधन है। किसी वस्तु को संसाधन बनाने वाले 2 प्रमुख कारक कौन से हैं? तो 2 प्रमुख कारण है। पहला समय, दूसरा टेक्नोलॉजी, जिसे हिंदी में प्रौद्योगिकी बोला गया है। प्रकृति से प्राप्त होने वाले संसाधन क्या कहलाते हैं? तो प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। जो संसाधन शीघ्रता से नवीनीकृत हो जाते हैं वे क्या कहलाते हैं? तो नवीकरणीय संसाधन बोला जाता है। और जिन संसाधनों का भंडार सीमित है वे क्या कहलाएंगे? तो अनवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस किस प्रकार के संसाधन हैं? तो अनवीकरणीय संसाधन हैं। सौर और पवन ऊर्जा किस प्रकार के संसाधन है? तो सौर और पवन ऊर्जा असीमित नवीकरणीय संसाधन है। जितना इस्तेमाल कीजिए कोई दिक्कत नहीं है, कभी ख़त्म ही नहीं होगा। उसके बाद है जल, मृदा और वन का लापरवाही से किया गया उपयोग क्या प्रभावित कर सकता है? तो जल, मृदा और वन के भंडार को प्रभावित कर सकता है। लोगों के विचार, ज्ञान और आविष्कार क्या बनाते हैं? तो और अधिक संसाधन बनाते हैं। लोगों के विचार, ज्ञान और आविष्कार क्या बनाते हैं? तो और अधिक संसाधन डेवलप करते हैं। समानता संसाधनों को कितने प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है? तो 3 प्रकारों में, 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है। प्राकृतिक, मानव निर्मित और मानव संसाधन। प्राकृतिक, मानव निर्मित और मानव खुद भी संसाधन है। क्योंकि अभी सोचिए, हम आपका जीवन को आसान बना रहे हैं, क्योंकि आप इस वीडियो को देखिएगा, सामने पीडीएफ रखिएगा और लगभग 1 से 1.5 घंटे में आपका 8 क्लास का ज्योग्राफी कंप्लीट। तो आपका हम तो काम आए ना, तो क्या हो गया? संसाधन। ठीक है। पुल, सड़क, मशीन और वाहन किस प्रकार के संसाधन हैं? तो मानव निर्मित संसाधन है। टेक्नोलॉजी भी किस प्रकार का संसाधन है? तो मानव निर्मित संसाधन है। प्रौद्योगिकी। मानव संसाधन से क्या तात्पर्य है? लोगों की संख्या और योग्यता, मानसिक तथा शारीरिक। मानव संसाधन से क्या तात्पर्य है? तो लोगों की संख्या और योग्यता से है, मानसिक और शारीरिक से है। लोगों के कौशल में सुधार करना क्या कहलाता है? तो मानव
संसाधन विकास कहलाता है। संसाधनों का सावधानीपूर्वक उपयोग ताकि वर्तमान एवं भावी पीढ़ी की आवश्यकताएं पूरी हो क्या कहलाती है? तो सतत पोषणीय विकास बोला जाता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट बोला जाता है। संसाधनों का सावधानीपूर्वक उपयोग ताकि वर्तमान व भावी पीढ़ियों की आवश्यकताओं को पूरी हो, जो वर्तमान और आगे आने वाली जो पीढ़ी है उसकी आवश्यकता पूरी हो, वैसा अगर डेवलपमेंट कीजिएगा तो उसे क्या बोलेंगे? सस्टेनेबल डेवलपमेंट बोलेंगे, सतत पोषणीय विकास बोलेंगे। संसाधनों का सतर्कतापूर्वक उपयोग करना और उन्हें नवीकरण के लिए समय देना क्या कहलाता है? तो संसाधन संरक्षण। संसाधन संरक्षण किसे बोला जाता है? तो संसाधनों का सतर्कतापूर्वक उपयोग करना और उन्हें नवीकरण के लिए समय देना क्या कहलाता है? तो संसाधन संरक्षण कहलाता है। वह संसाधन जो किसी विचार या आविष्कार पर एकमात्र अधिकार देता है क्या कहलाता है? तो उसे पेटेंट बोला जाता है। प्राकृतिक संसाधनों का वितरण किन भौतिक कारकों पर निर्भर करता है? तो प्राकृतिक संसाधनों का वितरण भूभाग, भूमि, जलवायु और ऊंचाई पर निर्भर करता है। ये प्राकृतिक संसाधनों के वितरण का भौतिक कारक है। समुदाय के स्वामित्व वाली भूमि को क्या कहते हैं? तो सामुदायिक भूमि बोला जाता है या साझा संपत्ति संसाधन बोला जाता है, जिस पर गांव के हर एक व्यक्ति का अधिकार होता है, देश के हर एक व्यक्ति का अधिकार होता है। ऊर्जा की बचत ही ऊर्जा का उत्पादन है। इस कथन का क्या अर्थ है? यदि हम ऊर्जा बर्बाद नहीं करते हैं तो नई ऊर्जा उत्पादन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। नेक्स्ट है कि प्रौद्योगिकी टेक्नोलॉजी किस प्रकार पदार्थों को संसाधन में परिवर्तित करती है? तो नवीनतम ज्ञान का अनुप्रयोग करके संसाधनों में परिवर्तित करती है पदार्थों को, वस्तुओं को। आग की खोज से कौन सी नई प्रक्रियाएं शुरू हुई? तो खाना पकाने की पद्धति एवं अन्य प्रक्रियाएं शुरू होती है। पहिए के आविष्कार से अंततः क्या विकसित हुआ? तो परिवहन की नवीनतम विधियां विकसित हुई। सतत पोषणीय विकास एक सिद्धांत पृथ्वी की जीवन शक्ति और विविधता का संरक्षण है। यह किससे जुड़ा है? तो सतत पोषणीय विकास से जुड़ा हुआ है कि पृथ्वी की जीवन शक्ति और विविधता का संरक्षण, ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट है कि भूपृष्ठ के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत भाग पर भूमि है? तो 30% भाग पर भूमि है। विश्व के 90% जनसंख्या भूमि क्षेत्र के कितने प्रतिशत भाग पर रहती है? तो 30% भाग पर विश्व के 90% जनसंख्या रहती है। भूमि का उपयोग कृषि, वानिकी, खनन, सड़कों और उद्योगों के लिए क्या कहलाता है? तो भूमि उपयोग कहलाता है। वानिकी किसे बोला जाता है? अगर प्राकृतिक रूप से बड़े क्षेत्र में जंगल उगता है तो उसे वन बोलते हैं, जबकि अगर आप अपने खेत में पेड़ पौधा लगाते हैं उसे ही वानिकी बोला जाता है। व्यक्तियों के स्वामित्व वाली भूमि क्या कहलाती है? तो निजी भूमि कहलाती है। सामुदायिक भूमि का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो चारा, फलों, नट या औषधीय बूटियों को एकत्रित करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। भूमि संरक्षण के लिए अतिचारण पर रोक के अलावा क्या किया जाता है? तो वन रोपण, भूमि उद्धार और रासायनिक कीटनाशकों का विनियमित उपयोग किया जाता है। ऊबड़ खाबड़ स्थलाकृति, पर्वतों के तीव्र ढाल, मरुस्थल क्षेत्र समानता कैसे हैं? ऊबड़ खाबड़ आकृति, पर्वतों के तीव्र ढाल
और मरुस्थल क्षेत्र समानता कैसे होते हैं? तो यहाँ पर जनसंख्या बहुत ही कम होता है या होता ही नहीं है। विरल या निर्जन, विरल अथवा निर्जन। उर्वर मैदानों, जहाँ उत्पादन अधिक है, तो उर्वर मैदानों और नदी घाटियों में कैसी भूमि उपलब्ध है? तो कृषि के लिए उपयुक्त भूमि उपलब्ध है। पृथ्वी के पृष्ठ पर दानेदार कणों के आवरण की पतली परत क्या कहलाती है? तो मृदा कहलाती है। पृथ्वी के पृष्ठ पर दानेदार कणों के आवरण की पतली परत क्या कहलाती है? तो मृदा कहलाती है। मृदा भूमि से कितने निकटता से जुड़ी हुई है? तो अत्यंत निकटता से जुड़ी हुई है। केवल 1 सेंटीमीटर मृदा को बनने में कितने वर्ष लगते हैं? तो सैकड़ों वर्ष लगते हैं, सैकड़ों वर्ष लगते हैं। मृदा निर्माण के मुख्य कारक कौन से हैं? मृदा निर्माण के मुख्य कारण कौन से हैं? तो जनक शैल का स्वरूप और जलवायविक कारण है। ताप, तुषार क्रिया, पौधे, प्राणियों और मनुष्य के क्रियाकलाप द्वारा शैलों का टूटना, इस पत्थरों का टूटना और क्षय होना क्या कहलाता है? तो इसे ही अपक्षय बोला जाता है। मृदा के निम्नीकरण, मिस मृदा खराब होना, निम्नीकरण मिस, तो मृदा के निम्नीकरण में सहायक कारक कौन कौन से हैं? तो वनो उन्मूलन, अतिचारण, रासायनिक उर्वरकों का अत्यधिक उपयोग, वर्षा दोहन, भूस्खलन और बाढ़ है। मृदा संरक्षण की वह विधि जिसमें पौधों के बीच अनावृत भूमि जैव पदार्थ से ढकी जाती है क्या कहलाती है? तो मल्च बनाना बोला जाता है। चौड़े समतल सोपान या वेदिका तीव्र ढालों पर बनाए जाते हैं, इसे क्या कहते हैं? तो इसे वेदिका फॉर्म बोला जाता है। एक पहाड़ी ढाल पर समोच्च रेखाओं के समानांतर जुताई क्या कहलाती है? तो समोच्च रेखीय जुताई बोला जाता है। तटीय और शुष्क प्रदेशों में, तटीय और शुष्क प्रदेशों में पवन गति रोकने के लिए वृक्ष कतारों में लगाए जाते हैं, इन्हें क्या कहते हैं? तो इन्हें रक्षक मेखला बोला जाता है, रक्षक मेखला बोला जाता है। समोच्च रेखीय रोधिकाएं किस लिए बनाई जाती हैं? तो जल एकत्र करने के लिए खाइयाँ बनाई जाती है और मृदा अपरदन रोका जाता है। नेक्स्ट की बीज की फसल, बीज की फसल उगाना मृदा संरक्षण में कैसे सहायक है? वर्षा दोहन से मृदा को सुरक्षित रखने के लिए अलग अलग समय पर भिन्न भिन्न फसलें एकांतर कतारों में उगाई जाती है। भूपृष्ठ का 3/4 भाग किससे ढका है? तो जल से। लगभग 71% जो भाग है वह जल से ढका हुआ है। पृथ्वी को जल ग्रह क्यों कहा जाता है? क्योंकि भूपृष्ठ का 3/4 भाग जल से ढका है, इस कारण से। पृथ्वी पर जीवन लगभग कितने वर्ष पहले यादी महासागरों में प्रारंभ हुआ था? तो 3.5 अरब वर्ष पहले। ये यूपीएससी का पॉइंट है, 2018 में ये पूछा था, उस समय हम भी दिए थे, है ना। तो पृथ्वी पर मेरा पहला बार था, इस कारण से क्वेश्चन याद है। पृथ्वी पर जीवन लगभग कितने वर्ष पहले, पृथ्वी पर जीवन लगभग कितने वर्ष पहले यादी महासागरों में प्रारंभ हुआ था? तो 3.5 अरब वर्ष पहले प्रारंभ हुआ था। और जीवन का प्रारंभ कहाँ हुआ है? महासागर में, पानी में प्रारंभ हुआ था। पृथ्वी पर अलवण जल केवल कितने प्रतिशत है? तो अलवण जल मतलब मीठा जल जो है ना, केवल है आपके 2.7%, 2.7% है। अलवण जल का लगभग 70% भाग कहाँ पाया जाता है? तो मीठा जल का लगभग 70% भाग बर्फ की चादरों और
हिमानियों में है? अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड और पर्वतीय प्रदेशों में। ग्रीनलैंड दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है। मानव उपभोग के लिए उपयुक्त लवण जल केवल कितना प्रतिशत है? तो 1% है। और मानव के उपयोग के लिए केवल जल 1% है। तो मानव उपभोग के लिए उपयुक्त लवण जल केवल कितना प्रतिशत है? तो 1% है। 1% उपलब्ध लवण जल भौम जल नदियों और झीलों में किस रूप में और वायुमंडल में किस रूप में पाया जाता है? तो भूपृष्ठीय जल और जलवाष्प के रूप में। भूपृष्ठीय जल और जलवाष्प के रूप में 1% मीठा जल उपलब्ध है। वर्ष 1975 में मानव उपयोग के लिए वर्ष 1975 में मानव उपयोग के लिए जल की खपत कितनी थी? तो 3850 घन किलोमीटर प्रति वर्ष था। वर्ष 2000 में जल की खपत कितनी हो गई है? तो 6000 घन किलोमीटर प्रति वर्ष से भी अधिक। एक टपकता नल एक वर्ष में कितना जल व्यर्थ करता है, बर्बाद करता है? तो लगभग 1200 लीटर जल बर्बाद कर देता है। औसतन एक भारतीय नागरिक प्रतिदिन लगभग कितने लीटर जल का उपयोग करता है? तो 150 लीटर जल का उपयोग करता है। एक भारतीय नागरिक शौचालय फ्लशिंग में प्रतिदिन कितने लीटर जल उपयोग करता है? तो लगभग 40 लीटर। वर्षा जल एकत्र करना और विभिन्न उत्पादक उपायों में लाना क्या कहलाता है? तो वर्षा जल संग्रहण कहलाता है। औसतन 2 घंटे की वर्षा का एक दौर कितने लीटर जल बचाने के लिए काफ़ी है? तो 8000 लीटर जल बचाने के लिए काफ़ी है। सौराष्ट्र प्रदेश में, सौराष्ट्र आपके है गुजरात में, तो सौराष्ट्र प्रदेश में 1.25 लाख जनसंख्या वाला अमरेली शहर के पास तालुकों से पानी खरीदने के लिए किस बाज़ार पर निर्भर है? तो जल बाज़ार पर निर्भर है। बस ये लोकल किताब का प्रश्न था इसलिए दिया गया। आगे है कि सभी जीवित जातियां जीवित रहने के लिए एक दूसरे से परस्पर संबंधित तंत्र को क्या कहते हैं? तो परितंत्र बोला जाता है। अच्छा सवाल है कि सभी जीवित जातियां जीवित रहने के लिए एक दूसरे से परस्पर संबंधित तंत्र को क्या कहते हैं? तो परितंत्र बोला जाता है, पारितंत्र। स्थलमंडल, जलमंडल और वायुमंडल के बीच जुड़े एक संकरे क्षेत्र को क्या कहते हैं? तो जयमंडल बोला जाता है। जहाँ पर नदी का किनारा है वहाँ पर स्थलमंडल मिल जाएगा, जलमंडल भी, और आपको ऊपर में वायुमंडल के बीच जुड़े एक संकरे क्षेत्र को क्या कहते हैं? तो जयमंडल बोलते हैं। मोस्ट PBI है। वनस्पति की वृद्धि मुख्य रूप से किन 2 कारकों पर निर्भर करती है? तो तापमान और आर्द्रता पर निर्भर करती है। विश्व की वनस्पति के मुख्य प्रकारों को कितने वर्गों में रखा गया है? तो 4 वर्गों में रखा गया है। वन, घास स्थल, गुल्म और टुंड्रा में। शीत ध्रुवीय प्रदेशों की टुंड्रा वनस्पति में क्या सम्मिलित है? तो मॉस और लाइकेन सम्मिलित है। मोस्ट PBI है कि शीत ध्रुवीय प्रदेशों की टुंड्रा वनस्पति में क्या सम्मिलित है? तो मॉस और लाइकेन सम्मिलित है। सिटीज का पूरा नाम क्या है? तो द कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फोना एंड फ्लोरा इसका फुल फॉर्म है। सिटीज के तहत पशुओं की कितनी जातियां रक्षित की गई हैं? तो 5000 जातियां को रक्षित किया गया है, सुरक्षित किया गया है। सिटीज के तहत पौधे की कितनी जातियां रक्षित की गई है? तो 28000 जातियां रक्षित की गई है। यहाँ पर पशुओं का था तो 5000, जो पौधा है उसका आपके 28000। सिटीज का उद्देश्य क्या है? तो यह सुनिश्चित करना कि वन्य प्राणी एवं पौधे के नमूने के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से
उनके जीवन को कोई खतरा ना हो। भारत में शेरों, चीतों, हिरणों, भारतीय सारंग और मोर को मारना क्या है? तो अवैध है, गैर कानूनी है। राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभयारण्य और जैव मंडल निश्चय क्यों बनाए जाते हैं? तो प्राकृतिक वनस्पति और वन्यजीव को सुरक्षित रखने के लिए बनाया जाता है। भूस्खलन को समान रूप से कैसे परिभाषित किया जाता है? तो शैल, मलबा या ढाल से गिरने वाली मिट्टी के बृहद संचलन के रूप में भूस्खलन को परिभाषित किया जाता है। सिंपल याद रखिएगा, जब ऊंचे पहाड़ पर से बहुत सारा मलबा नीचे गिरता है, बहुत सारा पत्थर नीचे गिरता है, तो उसे ही भूस्खलन बोला जाता है, लैंडस्लाइड बोला जाता है। भूस्खलन रोकने का सबसे प्रभावी तरीका क्या होता है? तो वनस्पति आवरण में वृद्धि। जहाँ से आपको लग रहा है कि यहाँ से भूस्खलन हो सकता है, इसका मतलब वहाँ ज़मीन खाली हो गया है, तो आप वहाँ पर जाके पेड़ पौधा लगा दीजिए। नेक्स्ट है कि हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में रेकांग पीओ के निकट पंजी गांव में भूस्खलन से किस राजमार्ग को नुकसान पहुंचा? तो राष्ट्रीय महामार्ग 22 को हिंदुस्तान तिब्बत सड़क का ये 200 मीटर था। जैव मंडल निश्चय क्या है? तो वैश्विक नेटवर्क द्वारा जुड़े रक्षित क्षेत्रों की एक श्रृंखला है। मृदा निर्माण को प्रभावित करने वाले 5 मुख्य कारक कौन से हैं? तो जनक शैल, जलवायु, स्थलाकृति, जैव पदार्थ और समय। भारत में किस प्रकार की मृदाएं पाई जाती है? तो जलोढ़, काली, लाल, लेटेराइट, मरुस्थलीय और पर्वतीय मृदाएं पाई जाती है। पानी के बहाव को मंद करने में वन और अन्य वनस्पति आवरण क्या करते हैं? तो पानी की गति को कम करने में वन और अन्य वनस्पति का जो आवरण है वो क्या करते हैं? तो धरातलीय प्रवाह को मंद करते हैं और भूमिगत जल को पुनः पूर्ति करते हैं। वन और वनस्पति आवरण। विविध प्रकार के पौधे हमें क्या क्या देते हैं? तो इमारती लकड़ी, फल, लेटेक्स, तारपीन का तेल, गोंद, औषधीय पौधे और कागज। राष्ट्रीय उद्यान की परिभाषा क्या है? तो राष्ट्रीय उद्यान की परिभाषा है वर्तमान और भविष्य की पीढ़ियों के लिए एक या एक से अधिक पारितंत्रों की पारिस्थितिक एकता की रक्षा के लिए नामित प्राकृतिक क्षेत्र को ही राष्ट्रीय उद्यान बोला जाता है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो असम राज्य में है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। अगर आपसे पूछा जाएगा कि कॉर्बेट नेशनल पार्क किस राज्य में है? तो उत्तराखंड में है। ठीक है। नेक्स्ट है कि खनिज और शक्ति संसाधन। देखिए जो 8 क्लास है ना, 8 क्लास में बेसिक बातें दिया है और 8 क्लास का जो बड़ा रूप है वो 10वां क्लास में दिया गया है। ठीक है। और अगर सब कुछ का आपको कंपाइल देखना है केवल 2 वीडियो में, तो आप 11th और 12th देख लीजिएगा। फिर जो आपके 6 से लेकर 10 तक है उसके देखने की संभावना कम हो जाएगी। अगर इसे नहीं भी देखिएगा तो काम चल जाएगा। ऐसे तो मेरा सलाह रहेगा कि आप एक बार 6 से लेकर 12 तक सभी वीडियो को देख लीजिएगा। लेकिन आपको लगता है कि नहीं हम काम करते हैं सर, पढ़ नहीं पाते हैं, तो आप 11th और 12th का 4 वीडियो आएगा, उसे देख लीजिएगा तो आपका काम हो जाएगा। ठीक है। अभी आने में समय है 11th और 12th क्योंकि अभी कंटेंट फाइनल हो रहा है। चलिए आइए नेक्स्ट चैप्टर पर चलते हैं। खनिज और शक्ति संसाधन। कभी कभी बोरिंग करता है ना, परेशान मत होइए, क्या कीजिएगा, बोरिंग चीज़ें ही ज़्यादा फायदा करता है। नेक्स्ट है कि प्राकृतिक रूप से प्राप्त होने वाला पदार्थ, प्राकृतिक रूप से प्राप्त होने वाला पदार्थ जिसका निश्चित रासायनिक संगठन हो क्या कहलाता है? खनिज कहलाता है। तो प्राकृतिक रूप से प्राप्त होने वाला पदार्थ जिसका निश्चित रासायनिक संगठन हो क्या कहलाता है? तो उसे खनिज बोला जाता है। पृथ्वी पर कितने से अधिक विभिन्न खनिज हैं? तो 3000 से अधिक आपके खनिज के टाइप हैं। नेक्स्ट है कि
संरचना के आधार पर खनिजों को मुख्यतः कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है? तो मुख्यतः 2 भागों में वर्गीकृत किया गया है। एक है धात्विक खनिज और दूसरा है अधात्विक खनिज है। धात्विक खनिज का जो एग्जाम्पल दिया है कौन कौन है? तो लौह अयस्क, बॉक्साइट, मैग्नीज। लौह अयस्क, बॉक्साइट, मैग्नीज। धात्विक खनिज कितने प्रकार के होते हैं? तो 2 प्रकार के होते हैं। यहाँ समझिएगा, पहले बोला गया था आपसे कि खनिज कितने टाइप हैं? तो 2 टाइप, धात्विक और अधात्विक। उसके बाद बोला गया है जो धात्विक खनिज है इसके कितने टाइप हैं? तो इसके 2 टाइप हैं, लौह और अलौह। लौह खनिज के उदाहरण दीजिए। तो जिसमें लोहा की मात्रा होती है उसे लौह खनिज बोला जाता है। और यहाँ पर देखिए धात्विक खनिज जिसमें धातु का गुण होता है उसे धात्विक खनिज, जिसमें अधातु का गुण होता है उसे अधात्विक खनिज बोला जाता है। जैसे कि कोई लकड़ी हो गया तो अधात्विक खनिज हो गया। तो धात्विक खनिज कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, एक है लौह और एक है अलौह। लौह खनिजों के उदाहरण दीजिए। तो लौह खनिज कौन कौन है? तो लौह अयस्क है, मैग्नीज है और क्रोमाइट। कौन है? क्रोमाइट है। नेक्स्ट है कि अलौह खनिज के उदाहरण दीजिए। कौन खनिज के? अलौह, इसमें लोहा नहीं है तो सोना, चांदी, तांबा और सीसा। जबकि लौह खनिज में लौह अयस्क था, मैग्नीज था और आपके क्रोमाइट था। ठीक है। नेक्स्ट है कि अधात्विक खनिजों के उदाहरण। तो चूना पत्थर, अबरक और जिप्सम। शैल जिनसे खनिजों का खनन किया जाता है क्या कहलाते हैं? तो अयस्क। फिर से बोलते हैं, शैल मीन्स पत्थर जिनसे खनिजों का खनन किया जाता है तो उसे क्या बोला जाता है? तो उसे अयस्क बोला जाता है। आप लोग सुनेंगे लौह अयस्क। तो जो लौह अयस्क है वो कच्चा लोहा होता है जो आपके पत्थरों में रहता है, उसे गलाया जाता है ना। उसके बाद वो बनता है आपके ओरिजिनल लोहा, इस्पात बनता है। ठीक है। तो अयस्क हो गया कच्चा लोहा और इस्पात हो गया पक्का लोहा। ठीक है। नेक्स्ट है कि पृथ्वी की सतह के अंदर दबी शैलों से खनिजों को बाहर निकालने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो इसे खनन बोला जाता है। पृथ्वी की सतह के अंदर अगर जो सेल जमा हुआ है, जो आपके पत्थर जमा हुआ है, जो खनिज जमा हुआ है, उसे आप बाहर निकालते हैं तो उसे क्या बोला जाता है? तो उसे ही खनन बोला जाता है। नेक्स्ट है कि कम गहराई में स्थित खनिजों को पृष्ठीय स्तर हटाकर निकालना क्या कहलाता है? तो विवृत खनन बोला जाता है। जब आपके पूरा ऊपर का स्थल को खोलकर खनिज को निकाला जाता है तो इसे बोला गया है विवृत खनन। अधिक गहराई में स्थित खनिजों तक पहुंचने के लिए कूपकों की खुदाई क्या कहलाती है? तो कूपकी खनन कहलाता है। जैसे कि जो तो स्थल के नज़दीक खनिज था तो उसे निकाल लिए तो उसे बोला गया विवृत खनन। और जो बहुत ही डीप में है तो उसके लिए सुरंग खोदते हैं तो उसे क्या बोला गया? उसे बोला गया कूपकी खनन। क्या बोला गया? कूपकी खनन बोला गया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस को बाहर निकालने के लिए गहन कूपों की खुदाई क्या कहलाती है? तो कहलाती है प्रवेदन। क्या कहलाती है? प्रवेदन कहलाती है। सतह के निकट स्थित खनिजों को आसानी से खोदकर निकालना कहलाता है। सतह के निकट स्थित खनिजों को आसानी से खोदकर निकालना क्या कहलाता है? तो इसी को आग खनन बोला जाता है। 2800 से अधिक खनिजों की पहचान की गई है, किंतु उनमें से केवल लगभग कितने अयस्क खनिज समझे जाते हैं? तो लगभग 100। आपके भोजन में नमक और आपकी पेंसिल में ग्रेफाइट भी क्या है? तो एक खनिज है। क्या है? खनिज है। कंप्यूटर उद्योग में प्रयुक्त होने वाला सिलिकॉन किससे प्राप्त किया जाता है? विवेक कीजिएगा। तो क्वार्ट्ज से। किससे मिलता है? क्वार्ट्ज से मिलता है। एल्युमिनियम का अयस्क क्या है? तो बॉक्साइट है। एल्युमिनियम का अयस्क क्या है? बॉक्साइट है। ऑस्ट्रेलिया किस खनिज का विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक है? तो बॉक्साइट का। ब्राज़ील और बोलिविया विश्व में किस खनिज के सबसे बड़े उत्पादकों में से एक हैं? तो टीन के। किसके हैं? टीन के।
और आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा ब्राज़ील, बोलिविया और ऑस्ट्रेलिया की राजधानी लिखिएगा और मुद्रा का नाम लिखिएगा। अफ्रीका हीरा, सोना और प्लेटिनम का विश्व में क्या है? तो सबसे बड़ा उत्पादक है, सबसे बड़ा उत्पादक है। अभी वर्तमान डाटा एक बार चेक कर लीजिएगा, है ना, ये पुराना डाटा था, वर्तमान डाटा आप चेक कर लीजिएगा। खनिजों के निर्माण और संचयन में कितने वर्ष लगते हैं? तो हजारों वर्ष लगते हैं। धातुओं का पुनः चक्रण खनिज संसाधनों के संरक्षण का एक तरीका है, सही या गलत? तो ये क्या है? सही है। ऊर्जा के परंपरागत स्रोत कौन से हैं? तो ईंधन और जीवाश्म ईंधन। कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस किस प्रकार के ऊर्जा के स्रोत हैं? तो जीवाश्म ऊर्जा के स्रोत हैं, जीवाश्म ईंधन है। हमारे देश में ग्रामीणों द्वारा उपयोग की गई 50% से अधिक ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? तो ईंधन से। किससे प्राप्त होती है? तो ईंधन से प्राप्त होती है। यहाँ पर आंसर क्लियर हमें नहीं लग रहा है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 107। उसके बाद है कि कोयले से प्राप्त विद्युत को क्या कहा जाता है? तो तापीय विद्युत बोला जाता है। सिंपल याद रखिएगा, जिस भी ऊर्जा को आग जला के प्राप्त किया जाता है तो उसे बोल देंगे तापीय ऊर्जा। कोयले को अंतर्हित धूप क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह लाखों वर्ष पूर्व विशाल फर्न और दलदल के पृथ्वी की परतों में दबने से बना है, इस कारण से। भारत के कोयला उत्पादक क्षेत्र कहाँ हैं? इसे मोस्ट वीवीआई कीजिएगा। तो कोयला उत्पादक क्षेत्र हैं रानीगंज जो पश्चिम बंगाल में है, झरिया, धनबाद, बोकारो ये झारखंड में है। विश्व में अग्रणी कोयला उत्पादक देश कौन है? तो चीन है, संयुक्त राज्य अमेरिका, जर्मनी, रूस, दक्षिण अफ्रीका और फ्रांस है। पेट्रोलियम और इससे बने उत्पादों को क्या कहा जाता है? तो काला सोना बोला जाता है। मोस्ट वीवीआई कर लीजिएगा। पेट्रोलियम और इससे बने उत्पादों को क्या बोला जाता है? तो काला सोना बोला जाता है। पेट्रोलियम शब्द किन लैटिन शब्दों से बना है? तो पेट्रो से बना है, पेट्रो सेल, और ओलियम तेल अर्थात सेल तेल से बना है। पेट्रोलियम शब्द किन लैटिन शब्द से बना है? तो पेट्रा और ओलियम से बना है। सेल तेल किससे बना है? सेल तेल से बना है। पेट्रोलियम के मुख्य उत्पादक देश कौन से हैं? ईरान, इराक, सऊदी अरब, कतर और आज यूएसए। पेट्रोलियम परिसंस्करणशाला में अपरिष्कृत पेट्रोलियम के प्रक्रमण से कौन से उत्पाद बनते हैं? तो अगर पेट्रोलियम को शुद्ध किया जाता है तो उसके बाद उससे क्या क्या बनता है? डीजल, पेट्रोल, मिट्टी का तेल, मोम, प्लास्टिक और स्नेहक बनता है। भारत में पेट्रोलियम के मुख्य उत्पादक क्षेत्र कहाँ है? तो असम के डिगबोई, मुंबई में बम्बई हाई, कृष्णा गोदावरी नदियों के डेल्टा। प्राकृतिक गैस के प्रमुख उत्पादक देश कौन से हैं? रूस, नॉर्वे, यूके, नीदरलैंड, यूएसए है। देखिए जो क्लास 8 के एनसीईआरटी है, जो यूके है, इसके बारे में भी लिखा है। तो जितना भी आप पॉइंट पढ़ रहे हैं, हम अपने मन से एक भी पॉइंट टाइप नहीं किए हैं, सारा का सारा पॉइंट एनसीईआरटी का है। नेक्स्ट है कि भारत में प्राकृतिक गैस संसाधन कहाँ है? तो भारत में प्राकृतिक गैस जो संसाधन है, जैसलमेर, राजस्थान के जैसलमेर, कृष्णा गोदावरी डेल्टा में, त्रिपुरा, मुंबई के कुछ अपतटीय क्षेत्र में पाया गया है। नेक्स्ट है कि बांधों में जल ऊंचाई से गिराने पर उत्पन्न विद्युत क्या कहलाती है? तो जल विद्युत कहलाता है। विश्व की ऊर्जा का लगभग 1/4 हिस्सा किससे उत्पन्न होता है? तो जल विद्युत से उत्पन्न होता है। विश्व में जल विद्युत के अग्रणी उत्पादक देश कौन से हैं? तो पराग्वे,
नॉर्वे, ब्राज़ील और चीन है। विश्व का पहला जल विद्युत उत्पन्न करने वाला देश कौन सा है? तो नॉर्वे है। भारत में कुछ महत्वपूर्ण जल विद्युत केंद्र कहाँ हैं? तो भाखड़ा नांगल बांध पर, गांधी सागर, नागा अर्जुन सागर, दामोदर नदी घाटी परियोजना में स्थित है। जम्मू और कश्मीर में सलाल जल विद्युत परियोजना किस नदी पर है? तो चिनाब नदी पर है। विश्व का पहला सौर और पवन चालित बस अड्डा कहाँ है? तो स्कॉटलैंड में है। पवन ऊर्जा उत्पादन में उल्लेखनीय देश कौन से हैं? तो नीदरलैंड, जर्मनी, डेनमार्क, यूके, यूएसए और स्पेन है। परमाणु ऊर्जा के सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन से हैं? तो संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोप। जब भी अगर लेटेस्ट डाटा से संबंधित कोई पॉइंट आता है तो आप ज़रूर चेक कीजिएगा, क्योंकि ये एनसीईआरटी है तो पुराना डाटा इसमें दिया रहता है। भारत में राजस्थान और झारखंड के पास किसके विशाल निक्षेप हैं? तो यूरेनियम के। थोरियम विशाल मात्रा में केरल के किस स्थान के बालू में पाए जाते हैं? तो याद रखिएगा, तो ये आपके मिलता है केरल के मोनाजाइट बालू में। केरल के मोनाजाइट बालू में जो है सर्वाधिक मोनाजाइट मिलता है। ठीक है। नेक्स्ट है कि भारत में स्थित परमाणु ऊर्जा के केंद्र कहाँ कहाँ हैं? तो भारत में परमाणु ऊर्जा के केंद्र आपके हैं कलपक्कम तमिलनाडु में, कलपक्कम तमिलनाडु में, तारापुर महाराष्ट्र में, राणा प्रताप सागर राजस्थान में, नरौरा उत्तर प्रदेश में, कैगा कर्नाटक में। इन सभी जगह से परमाणु ऊर्जा से विद्युत का उत्पादन किया जा रहा है। और जो थोरियम का विशाल भंडार है ये कहाँ पर है? तो केरल के मोनाजाइट बालू में। कौन सा बालू में? तो तटीय बालू में। तटीय बालू में ध्यान रखिएगा। बाकी जो भी और तट वाले राज्य हैं आपके आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, वहाँ पर भी मोनाजाइट का भंडार है, लेकिन कम है। सर्वाधिक भंडार आपके केरल में ही है। पृथ्वी से प्राप्त की जाने वाली ताप ऊर्जा क्या कहलाती है? तो भूतापीय ऊर्जा बोला जाता है। विश्व का सबसे बड़ा भूतापीय ऊर्जा का संयंत्र कहाँ है? तो यूएसए में है, अमेरिका में है। भारत में भूतापीय ऊर्जा के संयंत्र कहाँ स्थित है? तो हिमाचल प्रदेश में मणिकर्ण में स्थित है। और दूसरा लद्दाख के पुग्गा घाटी में। मोस्ट VBA कर लीजिएगा। तो लद्दाख में कहाँ पर है? तो पुग्गा घाटी में है। और मणिकर्ण ये हिमाचल प्रदेश में है। ज्वार से उत्पन्न ऊर्जा क्या कहलाती है? तो ज्वारीय ऊर्जा बोला जाता है। जब समुद्र से लहरें उठकर तट की ओर आती हैं तो उसे ज्वार बोला जाता है। जब ये लहर वापस समुद्र में चली जाती है तो इसे भाटा बोला जाता है। विश्व का पहला ज्वारीय ऊर्जा स्टेशन कहाँ बनाया गया था? तो फ्रांस में बनाया गया था। रूस, फ्रांस और भारत में कच्छ की खाड़ी में क्या है? तो विशाल ज्वारीय, यहाँ लिखा गया है मिल, इसे कर लीजिएगा ऊर्जा। तो रूस, फ्रांस और भारत में कच्छ की खाड़ी में क्या है? तो विशाल ज्वारीय ऊर्जा के क्षेत्र है। विशाल ज्वारीय ऊर्जा के क्षेत्र है। जैविक अवशिष्ट को गैसीय ईंधन में बदलने से क्या प्राप्त होता है? तो बायोगैस मिलता है। क्या मिलता है? बायोगैस मिलता है। बायोगैस संयंत्र में जैविक अवशिष्ट बैक्टीरिया द्वारा अपघटित होते हैं, जो किसका अनिवार्य मिश्रण है? तो मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड का। मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड का। CNG का पूरा नाम क्या है? तो संपीड़ित प्राकृतिक गैस, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है CNG का फुल फॉर्म। CNG पर्यावरण हितैषी क्यों है? क्योंकि यह पेट्रोलियम और डीजल की तुलना में कम प्रदूषण करती है, इसलिए। किस देश में कोई खतरा ज्ञात खनिज निक्षेप नहीं है? किस देश में कोई ज्ञात खनिज निक्षेप नहीं है? तो स्विट्जरलैंड में। किस देश में? स्विट्जरलैंड में। किस देश में कोई ज्ञात खनिज निक्षेप नहीं है?
तो स्विट्जरलैंड में कोई भी खनिज नहीं है उसके धरती के नीचे। ग्रेट लेक्स के नाम क्या है? तो सुपीरियल झील, हुरॉन, ओंटारियो, मिशिगन और इरी। इसमें याद रखिएगा कि जो मिशिगन झील है, कौन झील है? मिशिगन झील, ये केवल और केवल यूएसए में है। इस ग्रेट लेक्स पर एक शॉर्ट वीडियो अपलोड किया गया है नेक्स्ट जीके कंप्लीट चैनल पर, तो आप जाकर उसे देख लीजिएगा, ठीक है। ग्रेट लेक्स में सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो सुपीरियल झील है। सुपीरियल झील के बारे में याद रखिएगा, ये दुनिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। और साथ ही जो ये 5 झील था ना, उसमें भी सबसे बड़ा झील कौन था? तो सुपीरियल झील ही है। और ये जो सुपीरियल झील, हुरॉन, ओंटारियो और एरी, ये चारों जो झील है वो कनाडा और अमेरिका के सीमा पर है। नेक्स्ट है कि जीवाश्मी ईंधनों के शीघ्र समाप्त होने का मुख्य कारण क्या है? तो जो जीवाश्म ईंधन है उसे शीघ्र समाप्त होने का मुख्य कारण है विश्व की बढ़ती जनसंख्या। जिस दर से इनका उपयोग कर रहे हैं या रही है, वह इसके निर्माण की दर से कहीं अधिक है। जितना इस्तेमाल हो रहा है उतना धरती के नीचे बन नहीं पा रहा है। इस कारण से जो जीवाश्म ईंधन है वो समाप्त हो जाएगा। तांबा पहचानने का एक आसान तरीका क्या है? तो सेल का रंग नीला प्रतीत होता है। अगला कृषि के बारे में देखिएगा, कृषि चैप्टर है ना। एग्रीकल्चर शब्द की उत्पत्ति किन लैटिन शब्दों से हुई है? तो एगर या एग्री और कल्चर से। एग्रीकल्चर शब्द की उत्पत्ति किससे हुआ है? तो एगर या एग्री का अर्थ होता है मृदा, जबकि कल्चर का अर्थ होता है कृषि करना। तो मृदा कृषि को एग्रीकल्चर बोला जाता है। विश्व में लगभग कितने प्रतिशत लोग कृषि से संबंधित क्रियाओं में संलग्न हैं? तो 50% लोग। भारत की कितनी जनसंख्या कृषि पर निर्भर है? तो 2/3 जनसंख्या कृषि पर निर्भर है। जिस भूमि पर फसलें उगाई जाती है वह क्या कहलाती है? तो कृषि भूमि या कृषिगत भूमि बोला जाता है। कृषि, मत्स्य संग्रहण किस प्रकार की क्रियाओं के उदाहरण है? तो प्राथमिक क्रियाओं के उदाहरण है। द्वितीय क्रियाओं के उदाहरण कौन कौन है? तो इस्पात विनिर्माण, डबल रोटी पकाना और कपड़ा बुनना। तृतीय क्रियाओं के उदाहरण कौन कौन है? यातायात, व्यापार, बैंकिंग, बीमा, विज्ञापन। पौधे की खेती को क्या कहते हैं? तो एग्रीकल्चर बोला जाता है, कृषि बोला जाता है। रेशम के कीटों का वाणिज्यिक पालन क्या कहलाता है? तो सेरीकल्चर कहलाता है, रेशम उत्पादन कहलाता है। विशेष रूप से निर्मित तालाबों और पोखरों में मत्स्य पालन क्या कहलाता है? तो पीसी कल्चर कहलाता है। अंगूरों की खेती क्या कहलाती है? तो विटीकल्चर बोला जाता है। वाणिज्यिक उपयोग के लिए सब्जियों, फूलों और फलों को उगाना क्या कहलाता है? तो हॉर्टिकल्चर कहलाता है, उद्यान कृषि कहलाता है। जैविक कृषि में रासायनिक खादों के स्थान पर क्या उपयोग किया जाता है? तो जैविक खाद और प्राकृतिक पीड़कनाशी का इस्तेमाल किया जाता है। कृषि जो कृषक परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए की जाती है क्या कहलाती है? तो निर्वाह कृषि बोला जाता है। कृषि जो कृषक परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए की जाती है क्या कहलाती है? तो निर्वाह कृषि कहलाती है। गहन निर्वाह कृषि किन क्षेत्रों में प्रचलित है? तो गहन निर्वाह कृषि दक्षिण पूर्वी और पूर्वी एशिया के सघन जनसंख्या वाले मानसूनी प्रदेशों में गहन निर्वाह कृषि की जाती है। आदिम निर्वाह कृषि में क्या क्या शामिल है? तो स्थानांतरी कृषि और चलवासी कृषि शामिल है। स्थानांतरी कृषि को कर्तन एवं दहन कृषि के रूप में भी जाना जाता है। उत्तर पूर्वी भारत में इसे क्या कहते हैं? तो इसे उत्तर पूर्वी भारत में झूमिंग कृषि बोला जाता है। मोस्ट VVI कर लीजिएगा कि जो कर्तन एवं दहन कृषि है, जो स्थानांतरी कृषि है, इसे
उत्तर पूर्वी भारत में झूमिंग कृषि बोला जाता है, जबकि मैक्सिको में स्थानांतरित कृषि को मिल्पा बोला जाता है। मैक्सिको में मिल्पा, ब्राज़ील में रोका बोला जाता है, ब्राज़ील में रोका। मोस्ट VVI लिख लीजिएगा, और नहीं तो इसका फिर PDF आप ले लीजिएगा, ठीक है। मलेशिया में स्थानांतरित कृषि को क्या कहते हैं? लदाख। मलेशिया में स्थानांतरित कृषि को लदांग बोला जाता है। ब्राज़ील में रोका, मैक्सिको में मिल्पा और भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में झूमिंग बोला जाता है। चलवासी पशुचारण में पशुचारक मुख्यतः कौन से पशु पालते हैं? तो भेड़, ऊँट, मवेशी, याक और बकरियां। चलवासी पशुचारण किन क्षेत्रों में प्रचलित है? तो सहारा के अर्धशुष्क और शुष्क प्रदेशों में, मध्य एशिया और राजस्थान तथा जम्मू कश्मीर में। वाणिज्यिक कृषि में अधिकांश कार्य किसके द्वारा किया जाता है? तो मशीनों के द्वारा अधिकांश काम किया जाता है। वाणिज्यिक अनाज कृषि के प्रमुख क्षेत्र कहाँ है? तो उत्तर अमेरिका, यूरोप, एशिया के शीतोष्ण घास के मैदान में। मिश्रित कृषि कहाँ प्रचलित है? यूरोप, पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका, अर्जेंटीना, दक्षिण पूर्वी ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और दक्षिण अफ्रीका में। रोपण कृषि के मुख्य क्षेत्र कहाँ है? तो विश्व के उष्णकटिबंधीय प्रदेश में रोपण कृषि का मुख्य क्षेत्र है। मलेशिया में होता है रबड़, मलेशिया में है रबड़। ब्राज़ील में कहवा, भारत श्रीलंका में चाय। किस प्रकार की कृषि का उदाहरण है? तो रोपण कृषि का एग्जाम्पल है मलेशिया में रबड़, ब्राज़ील में कहवा और भारत और चीन में चाय, ठीक है। चावल के लिए कौन सी जलवायु आवश्यक है? तो तापमान उच्च होना चाहिए और अधिक आर्द्रता होना चाहिए और वर्षा भी अधिक होना चाहिए। चावल किस मृदा में सर्वोत्तम उगता है? तो चीका युक्त, ध्यान रखिएगा, चीका युक्त जलोढ़ मृदा जिसमें जल रोकने की क्षमता होती है, उसमें चावल अच्छा होता है। NCERT इसी लाइन का इस्तेमाल किया है, चीका युक्त जलोढ़ मृदा, ठीक है। नेक्स्ट है कि चावल उत्पादन में विश्व में कौन सा देश अग्रणी है? तो चीन है। दूसरा में भारत है। अनुकूल जलवायु दशाओं, अनुकूल जलवायु दशाओं जैसे पश्चिमी बंगाल और बांग्लादेश में एक वर्ष में कितनी फसलें उगाई जाती है? तो 2 से 3 फसलें उगाई जाती है। गेहूं के लिए किस प्रकार की मृदा की आवश्यकता होती है? तो सुअपवाहित दोमट मिट्टी, मोस्ट VVI इस पॉइंट को याद रखिएगा, सुअपवाहित दोमट मृदा की आवश्यकता होती है। गेहूं के प्रमुख उत्पादक देश कौन कौन से हैं? तो संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, अर्जेंटीना, रूस, यूक्रेन, ऑस्ट्रेलिया और भारत है। भारत में गेहूं किस ऋतु में उगाया जाता है? तो शीत ऋतु में भारत में गेहूं होता है। मिलेट, मोटे अनाज को किन किन नामों से जाना जाता है? तो मोटे अनाज में ज्वार, बाजरा और रागी आता है, इसे मोस्ट VVI कर लीजिएगा। मिलेट किस प्रकार की मृदा में उगाए जा सकते हैं? तो कम उपजाऊ तथा बलुई मृदा में मिलेट का उत्पादन किया जाता है। मक्का उत्पादन में अग्रणी देश कौन से हैं? तो उत्तर अमेरिका, ब्राज़ील, चीन, रूस, कनाडा, भारत और मैक्सिको है। मक्का को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो मक्का को कॉर्न बोला जाता है, कॉर्न बोला जाता है। कपास विकास के लिए कितने पाला रहित दिनों की आवश्यकता होती है? तो 210 पाला रहित दिन की आवश्यकता होती है कपास के लिए। कपास किस मृदा में सर्वोत्तम उगाई जाती है? तो काली मृदा और जलोढ़ मृदा, याद रखिएगा। ये जलोढ़ मृदा है, ये आपका क्लास 8 का NCERT लिखा है, क्लास 8 का NCERT। ऐसे आप लोग ज़्यादातर लोग जानते होंगे काली मृदा, लेकिन जलोढ़ मिट्टी में भी कपास का उत्पादन बढ़िया होता है। कपास के अग्रणी उत्पादक देश कौन से हैं? तो चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत, पाकिस्तान, ब्राज़ील और मिस्र है। पटसन को
सुनहरा रेशा भी कहा जाता है। इसके अग्रणी उत्पादक कौन से हैं? तो पूछेगा कि सुनहरा रेशा किसे बोलते हैं, तो पटसन को, और ये भारत और बांग्लादेश में होता है। पटसन को ही जूट बोला जाता है, पटसन को ही जूट बोला जाता है। कॉफ़ी का अग्रणी उत्पादक देश कौन है? तो ब्राज़ील है। कौन है? ब्राज़ील। कॉफ़ी के पौधे की खोज किसने की? लगभग 850 ईस्वी में। तो कॉफ़ी की खोज किया गया था काल्दी नाम का एक अरबवासी चरवाहे के द्वारा। फिर से बोलते हैं, काल्दी नाम के एक अरबवासी व्यक्ति के द्वारा। जो काल्दी है ये बकरी चराने वाला है। इसका जो कहानी है बड़ा इंटरेस्टेड है, क्योंकि इसकी बकरी जो है जाके पहाड़ी इलाका में कॉफ़ी को खाती थी और पूरा मगन रहती थी और मोटा हो गई थी। तो ये काल्दी सोचता है कि भाई बकरी इतना मोटा क्यों हो रही है, क्या खा रही है। तो ये बकरी को फॉलो करना शुरू करता है और बकरी जो जो खाती है ये भी खा के टेस्ट करता है, और इसके बाद इसे समझ में आता है कि ये कॉफ़ी है और ये पूरी दुनिया को बताता है। चाय उत्पादन के लिए किस मृदा की आवश्यकता होती है? तो सुअपवाहित दोमट मृदा का। जो लिखा गया है वही लिखा गया है, सुअपवाहित दोमट मृदा का। चाय के बागानों में किसकी अधिक आवश्यकता होती है? तो श्रमिकों की अधिक आवश्यकता होती है पत्तियां चुनने के लिए, पत्तियों को तोड़ने के लिए। कृषि विकास का चरम लक्ष्य क्या है? तो खाद्य सुरक्षा को बढ़ाना है। संयुक्त राज्य अमेरिका में एक प्रारूपिक फार्म का औसत आकार कितने हेक्टेयर का होता है? तो 250 हेक्टेयर का। धान के नाम से क्या जाना जाता है? तो चावल को। सुनहरा रेशा किसे कहते हैं? तो पटसन, इसी को जूट बोला जाता है। खाद्य सुरक्षा की परिभाषा क्या है? तो जब सभी व्यक्तियों को क्रियाशील और स्वस्थ जीवन जीने के लिए हर समय पर्याप्त, सुरक्षित और पौष्टिक खाद्यान्न उपलब्ध हो, उसे ही बोला गया है खाद्य सुरक्षा। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में आदिलाबाद गांव के मुन्ना लाल के फार्म का आकार कितना है? तो आपके लगभग 1.5 एकड़ है। मैं कहने का मतलब है कि जो भारत के किसान हैं उनका जो फार्म है उसका आकार 1.5 हेक्टेयर है, जबकि जो अमेरिका का किसान है उसका फार्म का आकार है 250 हेक्टेयर। बहुत ही ज़्यादा है। उसके बाद है उद्योग में आइएगा। तो उद्योग का संबंध किन आर्थिक गतिविधि से है? तो वस्तुओं के उत्पादन, खनिजों के निष्कर्षण अथवा सेवाओं की व्यवस्था से है। द्वितीय क्रियाकलाप या विनिर्माण में क्या किया जाता है? तो कच्चे माल को लोगों के लिए अधिक मूल्य के उत्पादों के रूप में परिवर्तित किया जाता है। उद्योगों का वर्गीकरण किन आधारों पर किया जाता है? तो कच्चा माल, आकार और स्वामित्व के आधार पर। कृषि आधारित उद्योगों के उदाहरण क्या हैं? तो खाद्य संसाधन, वनस्पति तेल, सूती वस्त्र, डेयरी उत्पादन और चर्म उद्योग है। खनिज आधारित उद्योगों का उदाहरण क्या क्या है? तो लौह इस्पात उद्योग, अयस्क से निर्मित लोहा इसका उत्पाद है। तो आपको बताएं कि अयस्क कच्चा माल है और लोहा जो है पक्का माल है। ठीक है। समुद्र आधारित उद्योग के उदाहरण क्या है? तो समुद्री खाद्य प्रसंस्करण उद्योग और मत्स्य तेल निर्माण। वन आधारित उद्योग के उदाहरण देना है तो लुगदी एवं कागज। उसके बाद है औषधीय, रसायन, फर्नीचर और भवन निर्माण है। कुटीर या घरेलू उद्योग किस प्रकार के उद्योग हैं? तो छोटे पैमाने के उद्योग जिसमें दस्तकारों द्वारा उत्पादों का निर्माण हाथ से किया जाता है। कुटीर उद्योग के उदाहरण क्या क्या है? तो टोकरी बुनाई, मिट्टी के बर्तन और अन्य हस्त निर्मित वस्तुएं जो है कुटीर उद्योग के उदाहरण हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग का स्वामित्व और संचालन किसके द्वारा होता है? तो सरकार के द्वारा होता है, सरकार के द्वारा किया जाता है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड किस क्षेत्र के उद्योग हैं? तो ये सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग हैं। मारुति
उद्योग लिमिटेड किस क्षेत्र के उद्योग का उदाहरण है? तो संयुक्त क्षेत्र का उदाहरण है। आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड और सुधा डेयरी किस क्षेत्र के उद्योग हैं? तो सहकारी क्षेत्र के उद्योग हैं। उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन है? मोस्ट VVI है। तो कच्चे माल की उपलब्धता, भूमि, जल, श्रम, शक्ति, पूंजी, परिवहन और बाजार। जहां पर ये सारे कंडीशन उपलब्ध रहेगा वहां उद्योग स्थापित होगा, और जहां नहीं रहेगा वहां उद्योग स्थापित होने की संभावना कम रहेगी। औद्योगिक प्रदेश का विकास कब होता है? जब कई तरह के उद्योग एक दूसरे के निकट स्थित होते हैं, तब औद्योगिक प्रदेश का विकास होता है। विश्व के प्रमुख औद्योगिक प्रदेश कहाँ है? तो पूर्वोत्तर अमेरिका में, पश्चिम और मध्य यूरोप में, पूर्वी यूरोप में और पूर्वी एशिया में। नेक्स्ट है कि भोपाल में 3 दिसंबर 1984 को हुई औद्योगिक दुर्घटना में किस गैस का रिसाव हुआ? मोस्ट VVI। तो अत्यंत विषैली मिथाइल आइसोसाइनाइट गैस का रिसाव हुआ था। मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का रिसाव हुआ था 1984 में भोपाल मध्य प्रदेश में। 1989 में सरकारी सूचना के अनुसार भोपाल गैस त्रासदी में कितने व्यक्तियों की मृत्यु हुई? तो 35,598 लोग मारे गए थे जो बेकसूर लोग थे। 23 दिसंबर 2025 को चीन के गाओ कायो में गैस कूप विस्फोट में कितने लोग की मृत्यु हुई? तो 243 लोग की मृत्यु होती है। उस विस्फोट में कितने लोग दुर्घटनाग्रस्त हुए और कितने विस्थापित हुए? तो 9,000 दुर्घटनाग्रस्त और 64,000 लोग आपके विस्थापित होते हैं। जो चीन के गाओ काओ में गैस कूप में विस्फोट हुआ था, गैस के कुआं में विस्फोट हुआ था। इस्पात प्रायः आधुनिक उद्योगों का मेरुदंड क्यों कहलाता है? क्योंकि लगभग सारी वस्तुएं लोहा या इस्पात से बनी हैं या इन्हीं से निर्मित औजारों से बनती हैं, इसलिए लोहा को उद्योग का मेरुदंड कहा जाता है। यहाँ तक कि लोहा को उद्योग का जननी भी बोला जाता है। 1 टन इस्पात बनाने के लिए कितने कच्चे माल की आवश्यकता होती है? तो 8 टन कोयला, 4 टन अयस्क और 1 टन चूना पत्थर बराबर 1 टन इस्पात बनता है। मोस्ट VVI है कि 1 टन इस्पात बनाने के लिए कितने कच्चे माल की आवश्यकता होती है? तो 8 टन कोयला चाहिए, 4 टन अयस्क, 1 टन चूना पत्थर और फाइनल प्रोडक्ट बनता है 1 टन इस्पात। धातुओं को उसके अयस्कों द्वारा गलनांक बिंदुओं से अधिक तपाकर निष्कर्षित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो प्रगलन कहलाती है। 1947 से पहले भारत में एकमात्र इस्पात कारखाना कौन सा था? तो टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड, जिसे टिस्को बोला जाता है। टिस्को की शुरुआत झारखंड में किस स्थान पर 1907 में की गई? तो साकची नामक स्थान पर किया गया, जो बाद में जमशेदपुर बनता है। भारत के सभी महत्वपूर्ण इस्पात उत्पादक केंद्र किन 4 राज्यों में फैले हुए हैं? तो पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ में। भिलाई, दुर्गापुर, वर्णपुर, जमशेदपुर, राउरकेला, बोकारो ये किस उद्योग के केंद्र हैं? तो लौह इस्पात के केंद्र हैं, लौह इस्पात उद्योग के केंद्र हैं। आगे आ गया कि भिलाई इस्पात केंद्र किस राज्य में है? तो छत्तीसगढ़ में है। दुर्गापुर इस्पात केंद्र पश्चिम बंगाल में है। राउरकेला इस्पात केंद्र उड़ीसा में है। उसके बाद है कि पिट्सबर्ग किस देश का महत्वपूर्ण इस्पात नगर है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका का पिट्सबर्ग महत्वपूर्ण इस्पात नगर है। पिट्सबर्ग को लौह अयस्क कहाँ से प्राप्त होता है? तो मिनेसोटा की लोहे की खानों से लगभग 1500 किलोमीटर दूर है, वहाँ से मिलता है। नेक्स्ट है कि खानों और पिट्सबर्ग के बीच नौ परिवहन का सर्वोत्तम मार्ग कौन सा है?
तो ग्रेट लेक्स जलमार्ग है, ग्रेट लेक्स जलमार्ग है जिसमें कुल 5 झील है। मानव निर्मित रेशे के उदाहरण देना है तो दीजिए। नायलॉन, पॉलिस्टर, एक्रिलिक और रेयॉन। मोस्ट BBI है नायलॉन, पॉलिस्टर, एक्रिलिक और रेयॉन। पहली सफल यंत्रीकृत वस्त्र मिल मुंबई में कब स्थापित की गई? तो 1854 में स्थापित किया गया है। मोस्ट BBI। देश में प्रथम वस्त्र उद्योग कब और कहाँ स्थापित हुआ? तो 1818 में कोलकाता के समीप फोर्ट ग्लस्टर में स्थापित किया गया था 1818 में। लेकिन पहली सफल यंत्रीकृत वस्त्र मिल मुंबई में स्थापित हुआ था 1854 में। अहमदाबाद को प्रायः क्या कहा जाता है? तो अहमदाबाद को प्रायः भारत का मैनचेस्टर बोला जाता है, भारत का मैनचेस्टर बोला जाता है। ओसाका को क्या कहा जाता है? तो जापान का मैनचेस्टर बोला जाता है ओसाका शहर को। सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग के मुख्य केंद्र कहाँ हैं? तो मध्यवर्ती कैलिफोर्निया के सिलिकॉन घाटी में और भारत के बेंगलुरु प्रदेश में। मोस्ट BBI। उभरते हुए उद्योग किस नाम से भी जाने जाते हैं? तो सनराइज उद्योग के नाम से जाने जाते हैं जिनका लगातार उभार होते रहता है। भारत में अनेक औद्योगिक प्रदेशों में से कुछ के नाम बताइए। तो कुछ औद्योगिक प्रदेश में से कुछ का नाम है मुंबई, पुणे, बेंगलोर, तमिलनाडु, हुगली, अहमदाबाद, बड़ोदरा, छोटा नागपुर और विशाखापट्टनम, गुंटूर। भद्रावती और विजयनगर किस राज्य के इस्पात केंद्र हैं? तो कर्नाटक के। किस राज्य के? कर्नाटक के। विशाखापट्टनम किस राज्य में इस्पात केंद्र है? तो आंध्र प्रदेश में। विशाखापट्टनम किस राज्य में इस्पात केंद्र है? तो आंध्र प्रदेश में। सेलम किस राज्य में इस्पात केंद्र है? तमिलनाडु में। भारत में वस्त्र उद्योग के कुल उत्पादन का लगभग कितना हिस्सा निर्यात किया जाता है? तो 1/3 हिस्सा निर्यात किया जाता है। टेक्सटाइल शब्द की उत्पत्ति किस लैटिन शब्द से हुई है? तो इसकी उत्पत्ति हुआ है टेक्सियारे से। टेक्सियरे से किससे हुआ है? तो टेक्सटाइल शब्द की उत्पत्ति जो होता है वो होता है आपके टेक्सियरे से, जिसका अर्थ होता है बुनना। क्या होता है? बुनना। फिर से बोलते हैं टेक्सियरे से। नेक्स्ट है कि अहमदाबाद गुजरात में किस नदी के तट पर स्थित है? अहमदाबाद गुजरात में किस नदी के तट पर स्थित है? तो साबरमती नदी के तट पर स्थित है। अहमदाबाद में पहली सूती मिल कब स्थापित होती है? तो 1859 में स्थापित होती है। औद्योगिकरण से प्रायः क्या होता है? तो नगरों और शहरों का विकास एवं वृद्धि होता है। ओसाका का वस्त्र उद्योग पूर्णतः किन पर निर्भर है? तो आयातित कच्चे मालों पर। कपास मिस्र से, भारत, चीन और USA से आपके मंगाता है जापान। ठीक है। नेक्स्ट है मानव संसाधन। मानव संसाधन तो देखिए, लोग ही एक राष्ट्र के सबसे बड़े संसाधन होते हैं। यह कथन सही या गलत? तो सही है। मानव ही किसी भी देश के सबसे बड़े संसाधन होते हैं। अगर आपका मानव जितना स्किलफुल है आपका देश उतना डेवलप करेगा, और आपका मानव जितना उसके पास स्किल नहीं है वो डेवलप नहीं करेगा। मतलब कि एजुकेशन होना ही चाहिए। कैसा एजुकेशन? तो स्किल बेस्ड एजुकेशन। लेकिन आज इंडिया में आपको पता है कि स्किल का कोई बात भी नहीं करता है ना। और जिसके पास स्किल है तो आज वो पैसा कमा रहा है, और जिसके पास स्किल नहीं है तो बेरोजगार है। उसके पीछे युवा हमारा जिम्मेदार नहीं है। जो हमारे युवा हैं वो जिम्मेदार नहीं है। जिम्मेदार है कौन? हमारी सरकार जिम्मेदार है, हमारी सिस्टम जिम्मेदार है। ठीक है ना। चलिए, क्योंकि इस प्रकार से सिस्टम बनाया गया है कि आपको कभी सिखाया ही नहीं जाता कोई भी स्कूल। आप 10 तक पढ़ते हैं, अगर बिहार बोर्ड के होंगे, यूपी बोर्ड के होंगे, तो आपको समझ में आता होगा। कोई भी आपको स्किल की बात नहीं करेगा, केवल किताब रट्टा मारो जाओ। ठीक है। चलिए, भारत सरकार के अधीन मानव संसाधन मंत्रालय का गठन कब किया गया? तो 1985 में। भारत सरकार के अधीन मानव संसाधन मंत्रालय का गठन कब किया गया? 1985 में। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना कब शुरू की गई? तो 2015 में शुरू किया गया है।
प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। आगे है कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का उद्देश्य 2016 से 2020 तक कितने भारतीय युवाओं को प्रशिक्षित करना है, तो 1 करोड़ युवाओं को प्रशिक्षित करना था। भूपृष्ठ पर जिस प्रकार लोग फैले हैं उसे क्या कहते हैं, तो जनसंख्या का वितरण। भूपृष्ठ मतलब भूमि का, जो भूमि के ऊपर लोग फैले हुए हैं उसे क्या बोलते हैं, जनसंख्या वितरण बोला जाता है। विश्व की जनसंख्या का 90% से अधिक भाग भूपृष्ठ के लगभग कितने प्रतिशत भाग पर निवास करता है, तो 30% भाग पर निवास करता है। दक्षिण और दक्षिण पूर्वी एशिया, यूरोप और उत्तर पूर्वी उत्तर अमेरिका कैसे क्षेत्र हैं, तो घने बसे क्षेत्र हैं। दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया, यूरोप और उत्तर पूर्वी उत्तर अमेरिका ये सारे के सारे घने बसे हुए क्षेत्र हैं, यहाँ जनसंख्या घनी है। गंगा के मैदान विश्व के सबसे अधिक घने बसे क्षेत्र हैं। इसका प्रमुख कारण क्या है, इसलिए क्योंकि यहाँ उत्पादन युक्त मिट्टी है, उर्वर मृदा है, कृषि के लिए उपयुक्त भूमि है। उच्च अक्षांशीय क्षेत्रों, उष्ण कटिबंधीय मरुस्थलों, उच्च पर्वतों और विषुवतीय वनों के क्षेत्र में जनसंख्या कैसी है, तो यहाँ पर जनसंख्या कम रहेगा। पृथ्वी पृष्ठ के एक इकाई क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या को क्या कहते हैं, तो जनसंख्या का घनत्व बोला जाता है। समान रूप से जनसंख्या घनत्व कितने में व्यक्त किया जाता है, तो प्रति वर्ग किलोमीटर में व्यक्त किया जाता है। संपूर्ण विश्व का औसत जनसंख्या घनत्व कितना है, तो 51 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व किस क्षेत्र में है, तो दक्षिण मध्य एशिया में। दक्षिण मध्य एशिया में भारत की जनसंख्या का औसत घनत्व कितना है, तो 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। और भारत में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व बिहार का है। जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले भौगोलिक कारक कौन से हैं, तो स्थलाकृति, जलवायु, मृदा, जल और खनिज है। जापान में ओसाका और भारत में मुंबई घने बसे क्षेत्र हैं। यह किस कारक का उदाहरण है, तो आर्थिक कारक का उदाहरण है। औद्योगिक क्षेत्र रोजगार देते हैं, इस कारण से घनी आबादी है। धर्म और सांस्कृतिक महत्व वाले स्थान लोगों को आकर्षित करते हैं, उदाहरण दीजिए। जैसे कि आपके धर्म और संस्कृति वाला स्थान है वाराणसी, यरूशलेम और वेटिकन सिटी, ये भी लोग को आकर्षित करते हैं और यहाँ भी जनसंख्या घनत्व ज़्यादा होता है। अच्छे आवास, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं के क्षेत्र अत्यधिक घने बसे हैं, तो पुणे, दोबारा बोलेगा, अच्छे आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाओं के क्षेत्र अत्यधिक घने बसे हुए हैं। तो कौन सा आपके शहर है, तो पुणे में ये सारे कंडीशन फुलफिल होता है। जनसंख्या परिवर्तन से क्या तात्पर्य है, एक निश्चित अवधि के दौरान लोगों की संख्या में परिवर्तन को ही जनसंख्या परिवर्तन बोला जाता है। उसके बाद है कि सन 1804 में विश्व की जनसंख्या कितनी हो गई थी, तो 1 अरब। मोस्ट BBI कि सन 1804 में विश्व की जनसंख्या कितनी हो गई थी, तो 1 अरब। जबकि 1959 में विश्व की जनसंख्या कितनी पहुंच गई, तो 3 अरब। ध्यान समझिएगा, यहाँ पर 1804 में 1 अरब था, जबकि 1959 में कितना हो गया, 3 अरब हुआ। और 1999 में विश्व की जनसंख्या कितना हो गया, तो 6 अरब हो गया। कितना हो गया, 6 अरब। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा जनसंख्या बढ़ता है 1959 से 1999 तक, ठीक है ना। और ये सवाल कई बार आपसे एग्जाम में पूछा गया है, ये तीनों सवाल कि 1804 में विश्व की जनसंख्या कितना था, 1959 में कितना था और 99 में कितना था।
जनसंख्या में तीव्र वृद्धि को क्या कहते हैं? तो जनसंख्या विस्फोट बोला जाता है। प्रति 1000 व्यक्तियों पर जीवित जन्मों की संख्या में मापा जाता है, इसे क्या कहते हैं? तो इसे जन्म दर बोला जाता है। प्रति 1000 व्यक्ति पर जीवित जन्मे संख्या में मापा जाता है, उसे क्या बोलते हैं? जन्म दर बोला जाता है कि 1000 बच्चा जन्म लिया, उसमें से कितना बच्चा जीवित है, कितना का मृत्यु हो गया है। प्रति 1000 व्यक्तियों पर मृतकों की संख्या में मापा जाता है, इसे क्या कहते हैं? इसे बोलते हैं मृत्यु दर। ऊपर में क्या था कि प्रति 1000 व्यक्तियों पर जीवित जन्मों की संख्या में मापा जाता है, उसे बोला गया जन्म दर। अब 1000 व्यक्तियों पर मृतकों की संख्या में मापा जाता है, उसे बोलते हैं मृत्यु दर बोला जाता है। किसी क्षेत्र विशेष में लोगों के आने जाने को क्या कहते हैं? तो प्रवास बोला गया है। कोई आदमी एक जगह से दूसरे जगह जा रहा है, आ रहा है, उसे क्या बोला गया है? प्रवास बोला गया है। एक देश के जन्म दर और मृत्यु दर के बीच के अंतर को क्या कहते हैं? तो प्राकृतिक वृद्धि बोला जाता है। वे लोग जो देश को छोड़ते हैं क्या कहलाते हैं? तो उत्प्रवासी। जो देश को छोड़ते हैं वो कहलाते हैं उत्प्रवासी, और वे लोग जो देश में आते हैं क्या कहलाते हैं? अप्रवासी। जो छोड़ के गया, मान लीजिए जो भारत से छोड़ के गया उसे उत्प्रवासी बोलेंगे, और जो भारत में आया उसे अप्रवासी बोलेंगे। कोई विदेशी अगर भारत में आया उसे अप्रवासी बोलेंगे। संयुक्त राज्य अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में जनसंख्या कैसे बढ़ी है? तो आंतरिक प्रवास और अप्रवास के द्वारा, आंतरिक प्रवास और अप्रवास के द्वारा जनसंख्या बढ़ी है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका में बहुत से देश अलग अलग देश से गए हैं। सूडान देश का क्या उदाहरण है? तो लोगों के बाहर चले जाने अथवा उत्प्रवास के कारण जनसंख्या में कमी हो गई। सूडान में रहना कौन चाहेगा, क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा समस्या है, इस कारण से लोग वहाँ से चले गए, अथवा उत्प्रवास के कारण जनसंख्या में क्या हो गया? कमी हो गया। किसी देश की जनसंख्या के संगठन का अध्ययन करने की विधि क्या कहलाती है? तो जनसंख्या पिरामिड, आयु लिंग पिरामिड बोला जाता है। जनसंख्या पिरामिड क्या दर्शाता है? तो कुल जनसंख्या का विभिन्न आयु वर्गों में विभाजन और उनमें पुरुष व स्त्री का प्रतिशत दिखाता है। बच्चों की संख्या 15 वर्ष से नीचे, बच्चों की संख्या पिरामिड के किस भाग में दिखाई जाती है? तो निचले भाग में दिखाया जाता है। यहाँ पर समझ लीजिएगा, ये है पिरामिड, ये है पिरामिड, और सबसे जो नीचे है ये बच्चों को दिखाया जाता है, और सबसे ऊपर बुजुर्गों को दिखाया जाता है जिनकी उम्र 65 वर्ष से ऊपर होता है। अगला है कि वृद्ध लोगों की संख्या पिरामिड के किस भाग में दिखाई जाती है? जिनकी उम्र 65 वर्ष से अधिक होती है। तो सबसे ऊपरी भाग में, पिरामिड के सबसे ऊपरी भाग में जो है वृद्ध लोगों को दिखाया जाता है, और सबसे जो नीचे वाला जो बेस भाग है उसमें बच्चों को दिखाया जाता है, ध्यान में रखिएगा। उसके बाद है कि कार्यरत आयु वर्ग 15 से 65 के लोगों को किस वर्ग में रखा जाता है? तो आर्थिक रूप से सक्रिय वर्ग में रखा जाता है, बीच में रखा जाता है। तो सवाल ये भी आ सकता है कि कार्यरत आयु वर्ग कितना है? तो 15 से 65 है, जो आर्थिक रूप से क्या सक्रिय है, जो पैसा कमाते हैं। केनिया के पिरामिड की विशेषता क्या है? तो जो केनिया का पिरामिड है, जो केनिया का पिरामिड है उसका आधार चौड़ा और ऊपर तीव्रता से संकरा होता है, यानी कि ऊपर क्या है? तीव्रता से ये संकरा होते गया है। इसका मतलब क्या है कि केनिया में उच्च जन्म दर और मृत्यु दर भी उच्च है, दोनों उच्च है। भारत के पिरामिड की विशेषता क्या है? तो युवा आयु वर्ग का पिरामिड चौड़ा है, क्योंकि शिशु प्रौढ़ा अवस्था तक जीवित रहते हैं, इस कारण से। ठीक है। जापान के पिरामिड की विशेषता क्या है? तो जापान का जो पिरामिड का आधार है वो सकरा है, कम जन्म दर और घटी मृत्यु दर के कारण अधिक लोग वृद्ध आयु तक पहुंचते हैं जापान में। ठीक है। विश्व की कुल जनसंख्या के लगभग 3/4 लोग किन 2 महाद्वीप में रहते हैं? तो एशिया और अफ्रीका महाद्वीप में रहते हैं।
विश्व के 60% लोग केवल कितने देश में रहते हैं? तो 10 देशों में रहते हैं। जीवन प्रत्याशा क्या होती है? तो वे वर्षों की संख्या जिनमें औसत व्यक्ति के जीवित रहने की आशा की जा सकती है, जीवन प्रत्याशा होती है। जनसंख्या संगठन जनसंख्या की संरचना को दर्शाता है। इससे हम क्या जानते हैं? कितने पुरुष स्त्रियां हैं, किस आयु वर्ग के हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, आय और व्यवसाय का स्तर क्या है। विश्व में जनसंख्या के बढ़ने का मुख्य कारण क्या है? तो प्राकृतिक वृद्धि दर का तीव्रता से बढ़ना है। एनसीईआरटी क्लास 8 भूगोल की पुस्तक का नाम क्या है? संसाधन एवं विकास है और इसमें कुल आपके 6 चैप्टर हैं। कुशल, उत्साही, आशावादी, सकारात्मक दृष्टि जैसे युवा जन किसी राष्ट्र के क्या होते हैं? तो भविष्य होते हैं। क्या होते हैं? भविष्य होते हैं। उसके बाद इसी में से जो आपके पार्ट 2 बनाया गया, क्योंकि कुछ इम्पोर्टेंट जो सवाल था आपके स्किप कर गया था, तो उसे दोबारा से टाइप किया गया था। उस सवाल को देख लीजिए कि लोग स्वयं सबसे महत्वपूर्ण संसाधन क्यों हैं? जो लोग हैं, आप हैं, आप भी संसाधन हैं, हम भी संसाधन हैं। हम संसाधन कैसे हैं? क्योंकि आप हमसे पढ़ रहे हैं, तो आपके जीवन में हम हेल्प कर रहे हैं। आप संसाधन कैसे हैं? आप किसी और को हेल्प कर रहे हैं, क्योंकि ये लोगों के विचार, ज्ञान, आविष्कार और खोज की है जो और अधिक संसाधनों की रचना करते हैं। ये भी बात है। लोग स्वयं सबसे महत्वपूर्ण संसाधन क्यों हैं? क्योंकि ये लोगों के विचार, ज्ञान, आविष्कार, खोज ही है जो और अधिक संसाधनों की रचना करते हैं। सतत पोषणीय विकास के अंतर्गत पर्यावरण के प्रति व्यक्तिगत व्यवहार में क्या परिवर्तन आवश्यक है? तो पर्यावरण के प्रति व्यक्तिगत व्यवहार और अभ्यास में परिवर्तन। प्रकृति के निःशुल्क उपहार जो सीधे ही उपयोग में लाए जा सकते हैं किन श्रेणी में आते हैं? तो प्राकृतिक संसाधन में आते हैं। समुदायों को अपने पर्यावरण की देखभाल करने योग्य बनाना सतत पोषणीय विकास का कौन सा सिद्धांत है? तो समुदायों को अपने पर्यावरण की देखभाल करने योग्य बनाना, ये आपके क्या है? सिद्धांत है। तो ये सिंपल सवाल है कि रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, ये किसने लिखा है? तो कवि अब्दुल रहीम खान खाना के द्वारा लिखा गया है। अकबर के दरबार के 9 रत्नों में से ये एक था। ठीक है। उसके बाद है कि संसाधनों के उचित उपयोग के लिए वस्तुओं का पुनः उपयोग क्यों आवश्यक है? क्योंकि इससे संसाधनों की बचत होती है और पर्यावरण संरक्षण में मदद मिलती है। माँ ने बच्चों को बताया वस्तुएं संसाधन उस समय बनती हैं जब उनका कोई क्या होता है? तो उनका जब कोई मूल्य होगा तब वो क्या होंगे? तब संसाधन होंगे। तब क्या होंगे? वो संसाधन कहलाते हैं। आवश्यकताओं को पूरा करने की उपयोगिता क्या प्रदान करती है? तो मूल्य जो वस्तुओं को संसाधन बनाती है। उसके बाद है कि जल चक्र को संचालित करने वाली 3 प्रमुख प्रक्रियाएं कौन सी है? वाष्पीकरण, वर्षण और वाहन, पानी बहना। वन और अन्य वनस्पति आवरण धरातलीय प्रवाह को मंद करते हैं। इससे क्या होता है? तो भूमिगत जल पुनः पूर्ति होता है। देखिए जो आगे का पार्ट है जहाँ पर इंड किया था ये, तो जो कंपटीशन वाला है केवल वही लोग देखेंगे। बच्चे लोग जो आपके 8 क्लास के हैं, बस आपके लिए इतना ही था। ये जो आपके सीनियर वाले भैया हैं उनके लिए है। तो अगर भैया लोग देख रहे होंगे तो समझ गए होंगे, और बच्चे देख रहे होंगे तो आप इसे स्किप कर दीजिएगा क्योंकि आपका काम पूरा हो चुका है। अब ये बड़े लोग का है। नेक्स्ट है कि वन और अन्य वनस्पति आवरण धरातलीय प्रवाह को मंद करते हैं। इससे क्या होता है? तो भूमिगत जल पुनः पूर्ति होता है। अगर जल का रफ्तार कम रहेगा तो पानी धरती के नीचे ज़्यादा जाएगा और पुनः आपके जो ग्राउंड वाटर है रिचार्ज होगा। जल प्रदूषण के मुख्य कारण कौन से हैं? तो अशोधित वाहित मल, कृषि रसायनों का विसर्जन और औद्योगिक बहिस्राव। सिंचाई की टपकन या ड्रिप विधि क्यों उपयोगी है? क्योंकि इससे जल की बचत होती है और वाष्पीकरण से होने वाली जल क्षति कम होती है ड्रिप सिंचाई से। गेंद को पर्यावरण का एक महत्वपूर्ण शोधक क्यों समझा जाता है? क्योंकि यह मृत जीव जंतुओं को खाकर पर्यावरण को शुद्ध करता है। इस कारण से
मधुमक्खी पारितंत्र में क्या करती है? तो फूलों के परागण में मदद करती है और पारितंत्र में अपघटन के रूप में कार्य करती है। भारतीय उपमहाद्वीप में गिद्ध किडनी खराब होने से मर रहे थे, किस कारण से? क्या कारण था? तो पशुओं पर डिक्लोफेनिक, एस्प्रिन, इबुप्रोफेन जैसे पीड़ानाशी दवाओं के उपयोग के कारण उनका किडनी खराब हो रहा है। किनका? गिद्ध का। ये तीनों दवा याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना। केवल आप एक याद रखते हैं, तीनों याद रखना है, एस्प्रिन भी, इबुप्रोफेन भी और डिक्लोफेनिक, ये तो सबको पता ही है। चलिए आगे है, दवा नल के मुख्य 3 कारण क्या है? तो तड़ित झंझा से प्राकृतिक अग्नि, लोगों की लापरवाही से घास फूस में जनित उष्मा और जानबूझकर अग्नि लगाना। आगे की वनस्पति और वन जीव का संरक्षण प्रत्येक नागरिक का क्या है? तो नैतिक कर्तव्य है। अनाधिकार शिकार के कारण किन जानवरों की संख्या में तेजी से कमी आई है? चीता, शेर, हाथी, ब्लैक बक, मगरमच्छ, दरियाई घोड़ा, हिम तेंदुआ, शुतुरमुर्ग और मोर की। भूस्खलन को नियंत्रित करने के लिए भूस्खलन प्रभावी क्षेत्रों का मानचित्र बनाकर क्या किया जाता है? तो इन क्षेत्रों को आवास बनाने के लिए छोड़ा जा सकता है। नेक्स्ट है कि मृदा अपरदन रोकने के लिए समोच्च रेखीय रोधिकाएँ किससे बनाई जाती है? तो पत्थरों, घासों और मृदा से बनाई जाती है। खनिज और शक्ति संसाधन में देख लीजिएगा, चिली और पेरू किस खनिज के अग्रणी उत्पादक हैं? तो तांबे के। दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे, जायरे किस महाद्वीप में है? जो विश्व के सोने का बड़ा भाग उत्पादित करता है तो अफ्रीका में है। ऊर्जा सर्वव्यापी है लेकिन इसका विदोहन बहुत ही कठिन है, खर्चीला है इसको दोहन करना। इससे क्या सीखना चाहिए? तो ऊर्जा को नष्ट ना करें, ऊर्जा को नष्ट ना करके एक भिन्नता लाई जा सकती है। हरित गृह प्रभाव में वृद्धि के लिए कौन से ऊर्जा स्रोत उत्तरदायी है? तो आपके ईंधन, जीवाश्म ईंधन जलाने से हरित गृह प्रभाव यानी कि क्लाइमेट चेंज होता है। नेक्स्ट है कि लकड़ी के ईंधन का उपयोग करने से कौन सी पर्यावरणीय समस्या उत्पन्न होती है? तो प्रदूषण फैलता है, हरित गृह प्रभाव में वृद्धि होती है और निर्वनीकरण होता है। गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत जैसे कि सौर ऊर्जा, पवन, ज्वारीय जो नवीकरणीय है, क्यों महत्वपूर्ण है? जीवाश्म ईंधनों के स्वच्छतर विकल्प हैं और समाप्त नहीं होते हैं इस कारण से। बायोगैस खाना पकाने तथा विद्युत उत्पादन का सर्वोत्तम ईंधन क्यों है? क्योंकि इससे प्रतिवर्ष बड़ी मात्रा में जैव खाद का उत्पादन भी होता है इस कारण से, बायोगैस जैसे कि गाय के गोबर से। सौर ऊर्जा का उपयोग किन किन कार्यों में होता है? तो सौर ऊर्जा के रूप में, सौर कुकर के रूप में, सोलर ड्रायर के रूप में, समुदाय को रोशनी देने और यातायात संकेतों के रूप में। ऊर्जा के परंपरागत स्रोत का जल विद्युत के लिए क्या लाभ है? तो प्रदूषण मुक्त, सिंचाई, मत्स्यन को बढ़ावा देना और सस्ता है। जल विद्युत के लिए ऊर्जा का क्या नुकसान है? तो स्थानीय समुदाय का विस्थापन, निम्न क्षेत्रों का जल प्लावन और स्थापित करने में खर्चीला। उसके बाद है कि कृषि के अंतर्गत क्या क्या शामिल है? तो फसलों, फलों, सब्जियों, फूलों को उगाना और पशुधन पालन शामिल है। वाणिज्यिक अनाज कृषि में अत्यधिक ठंड वर्धन काल को बाधित करती है, इसलिए क्या होता है? केवल एक ही फसल उगाई जा सकती है। रोपण कृषि में उत्पादन का प्रसंस्करण कहाँ किया जा सकता है? तो खेतों पर ही या निकट के कारखानों में। कृषि तंत्र के महत्वपूर्ण निवेश क्या है? तो बीज, उर्वरक, मशीनरी और श्रमिक। इसे मोस्ट भी कीजिएगा जरा। कृषि तंत्र के महत्वपूर्ण निवेश क्या क्या होता है? तो बीज में, उर्वरक में, मशीनरी में और श्रमिक में। कृषि तंत्र के फसल के अलावा अन्य निर्गत क्या है? तो ऊन, डेयरी, कुक्कुट उत्पादन। कॉफ़ी की वृद्धि के लिए पर्वतीय ढाल क्यों उपयुक्त होती है? क्योंकि इस फसल की वृद्धि के लिए ढाल अधिक उपयुक्त होती है क्योंकि इसके जड़ तक पानी रुकना नहीं चाहिए। संयुक्त राज्य अमेरिका में किसान व्यवसायी की तरह काम करता है, इसका क्या अर्थ है?
वह फसल बाजार के लिए उगाता है, ना कि केवल खाने के लिए। जबकि भारत में जो किसान हैं अपने खाने के लिए उगाते हैं, जो बचता है उसे बेचते हैं। भारत में अधिकांश किसानों के पास भंडारण सुविधाओं की कमी के कारण क्या होता है, बाजार के अनुकूल ना होने पर भी अपने उत्पादों को बेचने के लिए विवश होना पड़ता है किसानों को। गेहूं और चावल मुख्य फसलें हैं। कपास और जूट किस प्रकार की फसलें हैं, तो रेशेदार फसल है। चाय और कॉफ़ी किस प्रकार की फसलें हैं, तो मुख्य ये पेय फसल हैं, इसे पीने में इस्तेमाल किया जाता है। स्थानांतरित कृषि की मुख्य हानियाँ क्या है, तो ये वनों को नष्ट करती है और मृदा की उर्वरता समाप्त होने के बाद भूमि छोड़नी पड़ती है। उसके बाद उद्योग में आइएगा। लौह इस्पात उद्योग के लिए 1950 के बाद सर्वोत्तम अवस्थिति समुद्र पत्तन के निकट क्यों हो गई, क्योंकि इस्पात निर्माण का कार्य बहुत विशाल हो गया। लौह अयस्क विदेशों से आयात करना पड़ता था। भारत में लौह इस्पात उद्योग के विकास से क्या हुआ, तो त्वरित औद्योगिक विकास आरंभ हो जाता है। बड़े पैमाने के उद्योगों में पूंजी का निवेश और प्रयुक्त टेक्नोलॉजी कैसी होती है, तो पूंजी अधिक और टेक्नोलॉजी उच्च स्तरीय होती है। संयुक्त क्षेत्र के उद्योग का स्वामित्व और संचालन किसके द्वारा होता है, तो राज्यों और व्यक्तियों अथवा व्यक्तियों के समूह के द्वारा किया जाता है। टिस्को को उड़ीसा और छत्तीसगढ़ से क्या मिलता है, तो लौह अयस्क, चूना पत्थर, डोलोमाइट और मैंगनीज मिलता है। टिस्को को झरिया कोयला क्षेत्र से क्या मिलता है, तो कोयला मिलता है। खरकई और स्वर्णरेखा नदियों से टिस्को को क्या मिलता है, पर्याप्त जल, मोस्ट वीवीआई है। खरकई और स्वर्णरेखा के बीच में ही है टिस्को प्लांट, टाटा स्टील प्लांट, और वहाँ से जल मिलता है। पिट्सबर्ग क्षेत्र में इस्पात मिलों के अतिरिक्त कौन से उद्योग हैं, तो रेल पटरी उपकरण, भारी मशीनों के उत्पादन वाले उद्योग हैं। सूती वस्त्र उद्योग में प्रक्रम क्या होते हैं, तो ओटाई, कटाई, बुनाई, रंगाई और छपाई होते हैं। औद्योगिक तंत्र में निवेश क्या क्या होता है, कच्चे माल में श्रम, भूमि की लागत, जल की उपलब्धता, परिवहन, विद्युत और अन्य अवसंरचना। ठीक है। नेक्स्ट है कि जमशेदपुर में टिस्को की स्थापना के बाद कौन कौन से अन्य उद्योग स्थापित किए गए, तो रसायन, इंजनों के पुर्जे, कृषि उपकरण, मशीनें, टीन की चादरें, केबल और तार का उत्पादन। पिट्सबर्ग को ओहियो मोनोगहेला, पिट्सबर्ग को ओहियो मोनोगहेला और एल्गनी नदियों से क्या मिलता है, तो पर्याप्त जल आपके मिलता है। ये अमेरिका में है पिट्सबर्ग। ठीक है। उसके बाद है मानव संसाधन के बारे में देखिएगा। विश्व में जनसंख्या वितरण अत्यंत असमान है। इसका मुख्य कारण क्या है, भूमि और जलवायु के भिन्न भिन्न लक्षणों के कारण। विषुवत वृत्त के दक्षिण की अपेक्षा विषुवत वृत्त के उत्तर में कितने लोग रहते हैं, तो बहुत अधिक लोग रहते हैं। जो विषुवत रेखा इसके दक्षिण में कम लोग और इसके उत्तर में ज़्यादा लोग रहते हैं। जनसंख्या पिरामिड में आधार पर चौड़ा और ऊपर सकरा होना किसका संकेत है, तो उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर का। जनसंख्या पिरामिड में आधार पर संकरा होना किसका संकेत है, कम जन्म दर, जैसे जापान में। जनसंख्या के बढ़ने का मुख्य प्राकृतिक कारण क्या है, तो जब जन्म दर मृत्यु दर से अधिक होता है। देश के अंदर बड़ी संख्या में लोग रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं की खोज में कहाँ जाते हैं, तो ग्रामीण क्षेत्रों से नगरीय क्षेत्रों की ओर जाते हैं। मानव संसाधन का सर्वोत्तम उपयोग करने के लिए क्या आवश्यक है, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं। शिक्षा और स्वास्थ्य लोगों को बहुमूल्य संसाधन बनाने में कैसे मदद करते हैं, ये लोग की योग्यता और कौशल में सुधार करते हैं, जिससे वे अधिक उत्पादक बनते हैं। कौन, आपके आदमी, मैन। आगे बोला गया कि उत्प्रवासी और अप्रवासी में क्या अंतर है, तो उत्प्रवासी देश छोड़ते हैं और अप्रवासी देश में आते हैं। जनसंख्या वृद्धि का मुख्य प्राकृतिक कारण और प्रवास, इन दोनों को
मिलाकर क्या कहलाता है? तो जनसंख्या परिवर्तन। फिर से बोलते हैं, जनसंख्या वृद्धि का मुख्य प्राकृतिक कारण और प्रवास, इन दोनों को मिलाकर क्या कहलाता है? तो जनसंख्या परिवर्तन कहलाता है। भारत की जनसंख्या में युवाओं की अधिकता का क्या लाभ है? तो मजबूत और वर्धमान बढ़ती हुई श्रम शक्ति। विश्व में प्रत्येक 100 लोगों में से एशिया में कितने लोग रहते हैं? तो लगभग 61 लोग सर्वाधिक। इसे मोस्ट बीवीआई कीजिएगा। नेक्स्ट है कि जनसंख्या के संदर्भ में बांग्लादेश और जापान में क्या समानता है? तो दोनों अति घने बसे देश हैं। खाद्य सुरक्षा और कृषि में क्या संबंध है? तो कृषि एक प्राथमिक क्रिया है जो खाद्य उत्पादन के माध्यम से खाद्य सुरक्षा को बढ़ाती है। तो अब जाके क्लास 8 का एनसीईआरटी का टोटल 361 सवाल कंप्लीट हो गया। इस वीडियो को अगर आप ध्यान से 1 से 2 बार देख लेते हैं तो क्लास 8 के लिए कोई आपको दूसरा वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा, क्योंकि एनसीईआरटी का लाइन बाय लाइन पढ़ के बनाया गया, एक भी सवाल इससे बाहर नहीं जाएगा। इसका पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां से आपको जानकारी मिल जाएगा कि इसका पीडीएफ कैसे मिलेगा। 6 to 12 पीडीएफ आपको एनसीईआरटी का मिल जाएगा। और देखिए, अगर आप एनसीईआरटी अगर पढ़ लेते हैं तो समझिए कि आपका बेस तैयार हो गया है। अब आगे आप युद्ध लड़ने के लिए तैयार हो गए हैं। आप आगे आप नदी में कूद सकते हैं, तैर सकते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी सभी का क्या है? बेस है। थैंक यू।